बाबा बागेश्वर को आज चोट लग गई है, लेकिन किसी ने हमला नहीं किया है। फूल बरसा रहे थे, मोबाइल फेंक दिया। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी खबरें आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले उसकी एक लिस्ट बताता हूं, इसलिए चलिए आपको बता देता हूं कि देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो कौन सी खबर है जिस पर आपको आज मैं खबर दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले बात आज अडानी पर छिड़े विवाद की करेंगे। तेलंगाना सरकार को अडानी ने 100 करोड़ दान दिया था। राजनीति शुरू हुई तो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अडानी को 100 करोड़ डोनेशन लौटा दिया है। विस्तार से पूरी खबर जानना चाहते हैं, जुड़े रहिएगा। दूसरी खबर में बात करेंगे बाबा बागेश्वर की यात्रा की। आज मोबाइल फेंकने वाली तस्वीर खूब चर्चा में है। भक्त फूल बरसा रहे थे, मोबाइल ही फेंक दिया। तस्वीर अक्षरा सिंह की भी दिखाएंगे और बाबा के भक्तों की कुछ अनोखी तस्वीर भी दिखाएंगे, क्योंकि जब से ये यात्रा शुरू हुई है विस्तार न्यूज इकलौता चैनल है जो इस खबर पर लगातार बना हुआ है। और हां, अब दूसरे चैनल भी इस खबर को दिखाने पहुंच रहे हैं। तीसरी खबर में बात इंदौर की करेंगे। सड़क पर रेस लगा रहे थे, कार सवार जिंदगी की रेस हार गए। 2 लोगों की जान चली गई है। विस्तार से खबर दिखाएंगे। चौथी खबर में बात करेंगे गुना की। गुना में कई घर जला दिए, लेकिन घंटों तक एसपी और कलेक्टर नहीं पहुंचे। कहां थे एसपी और कलेक्टर जिले के? इतने घर जल जाएंगे और एसपी कलेक्टर अगर नहीं रहेंगे तो खबर विस्तार से दिखाना पड़ेगा। विस्तार न्यूज कलेक्टर और एसपी से पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। एक एक तस्वीर बताएंगे और जिले के एसपी कलेक्टर से कड़े और सीधे सवाल पूछेंगे। पांचवी खबर में बात मध्य प्रदेश में पराली जलाने की करेंगे। मध्य प्रदेश पराली जलाने में नंबर 1 हो गया है। बताइए कहां से खबरें आती थी? हरियाणा से। इतनी पराली मत जलाइए, मध्य प्रदेश के लोगों की सांस लेना मुश्किल हो जाए, सांस नहीं ले पाएंगे, इसलिए सावधानी अभी से बरतिए। छठवीं खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रायपुर में बच्चे अफसर बनने के लिए जमीन बेचकर कोचिंग की फीस भर रहे थे। कोचिंग वाला पैसा लेकर फरार हो गया, सपना चूर चूर कर गया। ऐसे कोचिंग संचालकों का पीछा विस्तार न्यूज करेगा। सातवीं खबर आपके लिए जरूरी है। छत्तीसगढ़ में 500 में जमीन की रजिस्ट्री करवा सकते हैं, तो पूरी प्रक्रिया देखने के लिए आप जुड़े रहिएगा विस्तार न्यूज से। जमीन और घर बनाना आम आदमी का सपना होता है। उस सपने को साकार करने के लिए सरकार कितना ठोस कदम उठाने जा रही है और आपका सहयोग करने जा रही है, किस तरह से करने जा रही है, सब कुछ देखना, समझना, जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा विस्तार न्यूज के साथ। आठवीं खबर में बात कोरिया की करेंगे। बच्चे ने गले मिलते देख लिया 2 प्रेमी जोड़ों को, तो मर्डर कर दिया। इन प्रेमी जोड़ों ने किस तरह से आपस में प्यार कर रहे थे और क्यों छुपाना चाह रहे थे कि एक बच्चे की जान लेनी पड़ी। चलिए अब शुरुआत करते हैं और अगले 1 घंटे आपको क्या दिखाने वाला हूं ये बता देता हूं। पहली खबर इन्होंने पहले ही डाल दिया वॉल पर। अडानी से डोनेशन नहीं लेंगे, 100 करोड़ वापस लो। अडानी बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े कारोबारी हैं, लेकिन इस बार अमेरिका से मिले झटके के बाद अडानी को कई लोगों ने बड़ा झटका दे दिया है। सब बताऊंगा विस्तार से, लेकिन शुरुआत एक तस्वीर से करूंगा जिसकी देश में बहुत चर्चा है। देखिए, गौतम अडानी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को 100 करोड़ रुपए का डोनेशन दे रहे हैं। अडानी ग्रुप ने यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के लिए डोनेशन देने की घोषणा की थी, लेकिन यह डोनेशन विवादों में आ गया। अमेरिका में अडानी पर केस दर्ज हुआ तो कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठा दिए कि कैसे कि पैसे तो आपकी सरकार ने भी लिए हैं। और रेवंत रेड्डी इस तस्वीर का हवाला दिया। रेवंत रेड्डी की इस तस्वीर का जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अडानी पर हुए विवाद के बाद तेलंगाना सरकार ने फैसला किया है, अडानी ग्रुप को चिट्ठी लिख दी है कि हम अभी कंट्रोवर्सी की वजह से आपसे डोनेशन नहीं ले सकते। खुद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी भी दी है। सुन लीजिए, सुनिए रेवंत रेड्डी क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री। अडानी ग्रुप से मैं किसी पार्टी के लिए, हमारा कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं तो हमारे परिवार के लिए एक पैसा नहीं लिए। बगल के राज्य में कुछ करप्शन, बगल के देश में कुछ करप्शन, ये सब करप्शन के बारे में जब चर्चा हो रहे थे तब तेलंगाना के चर्चा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम नियत से सरकार चला रहे, नियत से चलाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो तेलंगाना राज्य के बारे में कोई भी कुछ गलतफहमी से कुछ गलत कहा तो हमारे लिए ठीक नहीं है। रेवंत रेड्डी ने साफ साफ कह दिया है कि हम विवाद से दूर रहना चाहते हैं, बस इसीलिए ये फैसला कर रहे हैं। अडानी पर अमेरिका से विवाद शुरू हुआ, जिस पर देश में तो विवाद हो ही रहा है, साथ ही ये विवाद कई देशों तक पहुंच गया है। अडानी को झटके पर झटका मिल रहा है। विस्तार से बता देता हूं, अपनी स्क्रीन देख लीजिए, सब कुछ समझ जाएंगे।
सबसे पहले अमेरिका ने अडानी समेत 8 लोगों पर रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की और अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। अपनी स्क्रीन को देखते जाइए, एक एक टेक्स्ट पढ़ते जाइए, पूरी खबर ऐसे समझ जाएंगे कि आपके जहन में उतर जाएगा। जिसके बाद केन्या ने भी कह दिया अडानी के साथ अभी डील आगे नहीं बढ़ाएंगे और 21,000 करोड़ की डील रद्द कर दी। कितने की? 21,000 करोड़ की डील रद्द कर दी। बांग्लादेश से भी खबर आई कि बांग्लादेश अडानी के साथ बिजली डील की जांच करने के लिए कमेटी बना दिया है। शेख हसीना के पीएम रहते बिजली प्रोडक्शन के लिए अडानी के साथ समझौता हुआ था, जिसको लेकर मौजूदा बांग्लादेश सरकार जांच करने वाली है। अब ताजा झटका अडानी को फ्रांस से मिला है। फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज ने अडानी ग्रुप के रिश्वत के आरोपों से मुक्त होने तक नए निवेश से इनकार कर दिया है, यानी मना कर दिया है। किसको? अडानी ग्रुप को। इसके बाद क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने भी अडानी ग्रुप को झटका दिया है। अडानी ग्रुप के कुछ बॉन्ड्स को नेगेटिव वॉच में डाला है, जिसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में 8% की गिरावट हुई है। 8% की गिरावट हुई है। इन सब झटकों की वजह से क्या हुआ है जानते हैं? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में अडानी दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में पहले 18वें स्थान पर थे और इनकी नेटवर्थ 85.5 बिलियन डॉलर थी, जो इस विवाद के बाद घटकर 70.8 बिलियन डॉलर रह गई है और ये 18वें स्थान से 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अडानी की संपत्ति बिलियन डॉलर में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इतनी संपत्ति है कि रुपयों में गिनकर नहीं बता सकता हूं। बहुत बड़ा अमाउंट है, बस इतना ही बता पाऊंगा। सीधे मुद्दे की बात यही है कि अमेरिका ने अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है, जिसके बाद अडानी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, लगातार नुकसान हो रहा है। चलिए अब अगली खबर पर बात करें। उससे पहले कहां जाना पड़ेगा? अमृत तिवारी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अमृत लगातार नजर बनाए हुए हैं और जो विश्लेषण करते हैं वो आम आदमी के जहन में, आम आदमी के दिमाग में फिट हो जाता है। इसलिए अमृत दिल्ली से जुड़ गए हैं मेरे साथ। और ये जो नुकसान हो रहा है अमृत तिवारी, ये जिस तरह से 100 करोड़ रुपए डोनेशन लेने के बाद मुख्यमंत्री वापस कर दे रहे हैं, बांग्लादेश में जांच हो रही है और अन्य देशों में अडानी को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और इससे उनके कद पर, उनके प्रभाव पर भी फर्क पड़ रहा है। इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? अमृत। ज्ञानेंद्र जी, देखिए तो अडानी का जो मसला है देश में तो एक राजनीतिक अछूत बनाने की है और वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो वहां से भारत की आर्थिक क्षमता को कम करने की, इसको कहने के पीछे कारण है। कारण यह है कि अडानी के जो उनका बैलेंस शीट है, चाहे उनकी जो कंपनी की जो एक साख है वो तो बरकरार है, लेकिन जो नैतिक वैल्यू के आधार पर देखेंगे उससे दिक्कत ये आ रही है कि उनके जो बिजनेस लोन मिलते हैं वो प्रोसेस स्लो हो गया है। हालांकि अडानी के जो लोन मिलते हैं जिससे उनकी कंपनी स्टैब्लिश होती है, बताना जरूरी है कि जो निवेशक हैं उनको ये पता चले, उनके लिए कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जो 40% लोन है वो घरेलू बैंकों से लिया जाता है और वित्तीय संस्थाओं से लिया जाता है। और अडानी ने कहा कि मेरे पास ऑलरेडी 2.25 साल के लिए कैपिटल कैश में मौजूद है, तो ये अडानी की साख इतनी मौजूद है। बात ये होती है कि जिस तरह की बातें, एक अरेस्ट वारंट अमेरिका से जारी होता है और उसके आधार पर इतना बड़ा भूचाल मचता है कि केन्या में जो है डील रद्द हो जाती है, बांग्लादेश में जो है जिन्हें बिजली की काफ़ी ज़रूरत है, जिनकी पूरी पूर्ति के लिए भारत प्रतिबद्ध था, वो तक जो है अब अपने आप को अंधेरे में रखना चाहते हैं, लेकिन डील को खत्म करने के कगार पे हैं। श्रीलंका में भी यही हालत है। और साथ ही साथ एक और बात इसमें ऐड कर देता हूं, ऑस्ट्रेलिया में जहां पे कोयले का उत्खनन होता है अडानी के जरिए, वहां भी एक तरह की राजनीति शुरू हो गई, वहां भी हड़ताल का दौर शुरू हुआ और वहां पे भी एक मामला अडानी के खिलाफ दर्ज किया गया। तो देखेंगे कि चौतरफा अडानी जो है वैश्विक स्तर पर घेरने की कोशिश की जा रही है, वैश्विक स्तर पर घेरने की कोशिश की जा रही है और इधर संसद में हंगामा होने के आसार हैं, जैसा कि पहले दिन की कार्रवाई में ही, बहुत शुरुआती में ही दिख गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमृत तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी खबर की ओर जाना पड़ेगा और दूसरी खबर क्या है, डाल दीजिए भाई। ये देखिए, बाबा बागेश्वर फल पर फूल बरसाइए लेकिन संभल कर। क्यों कह रहा हूं मैं? आज पूरे दिन बागेश्वर वाले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर फूल बरसाने का मामला चर्चा में रहा। बाबा की यात्रा को 6 दिन पूरे हो गए हैं, 3 दिन और बाकी हैं।
हर दिन अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं और हर दिन आप विस्तार से विस्तार न्यूज़ पर देख रहे हैं। बस इसीलिए आज फिर बात बाबा बागेश्वर की यात्रा की करूंगा। चलिए शुरुआत करता हूं। बाबा बागेश्वर की यात्रा में चर्चा मोबाइल फेंकने की रही। बाबा 6 दिन से पैदल चल रहे हैं। जहां से गुजरते हैं भक्त बाबा पर फूल बरसाते हैं। आज बाबा की यात्रा में एक भक्त ने फूल बरसाते हुए अपना फोन ही फेंक दिया और फोन से बाबा को थोड़ी सी हल्की सी चोट लग गई। जैसे ही बाबा पर मोबाइल फेंकने की खबर आई, भक्त परेशान हो गए। देश भर में हलचल मच गई। खबरें चलाई जाने लगी कि बाबा बागेश्वर पर हमला हुआ है। लेकिन आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज़ सबसे पहले सटीक तस्वीरों को आप लोगों तक पहुंचाया। उस वीडियो के साथ बिना छेड़छाड़ बाबा के पूरे बयान को सुनाया। बाबा ने इस घटना के तुरंत बाद कह दिया, हवा ना बनाएं, यानी जबरदस्ती तिल का ताड़ ना बनाएं। बहुत साधारण सी बात थी। आज जिस तस्वीर की दिन भर चर्चा रही, पहले उस पर आधारित एक रिपोर्ट देख लीजिए। उसके बाद यात्रा से कुछ ऐसी तस्वीर भी आई है जो बड़ी मार्मिक हैं और बहुत कुछ संदेश दे रही हैं। वो भी आप विस्तार न्यूज़ में देख पाएंगे। कुछ नहीं छूटेगा यात्रा से जुड़ी तस्वीर। लेकिन पहले जो तस्वीर चर्चा में रही उससे संबंधित एक रिपोर्ट देख लीजिए। मोबाइल हमें मिल गया है। रास्ते किनारे चलिए, रास्ते किनारे चलो। स्थिति पूर्णतया ठीक है। किसी भी प्रकार का हम पर हमला नहीं हुआ है। फूल फेंकते समय किसी श्रद्धालु भक्त का मोबाइल आ गया था। मोबाइल तो कोई फेंका नहीं है। वो फूल जब फेंक रहे थे तो उनके हाथ से मोबाइल छूट गया। मोबाइल फेंक के मारा था, वो गलती से आया था, फूल के साथ उनका गिर गया था। किसी भी प्रकार के उसको हवा ना बनाए और बहुत साधारण बात थी। अफवाह फैलाई जा रही, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं। भक्त भी कह रहे हैं अफवाह फैलाई जा रही है। खुद बाबा ने अपील करते हुए कहा, बहुत साधारण सी बात थी लेकिन इन तस्वीरों की चर्चा रही इसलिए दिखा दिया। अब कुछ और तस्वीरें दिखा देता हूं। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में भीड़ हर दिन बढ़ती जा रही है। लाखों लोग पहुंच रहे हैं। दिन हो या रात, बड़े बड़े लोग शामिल हो रहे हैं। हर दिन आपको विस्तार न्यूज़ पर विस्तार से कवरेज दिखाई दे रहा होगा। दिन में संजय दत्त और खली पहुंचे थे। कल आपको विस्तार से तस्वीरें भी दिखाई थी। रात में बाबा की पदयात्रा का पड़ाव झांसी के मऊरानी में था। तब भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह और कॉमेडियन वीआईपी पहुंचे थे। इस मौके पर विस्तार न्यूज़ भी वहीं मौजूद था। अक्षरा पहुंची तो बाबा की पदयात्रा का माहौल क्या था, कैसा था, थोड़ा संगीतमय था। ये भी तो आप देखना चाह रहे होंगे ना, तो देख लीजिए, सब कुछ समझ जाएंगे। दुर्गेश पल पल का अपडेट आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, देखिए। पहल के लिए हम सब गुरुजी के साथ जितने भी कलाकार आ रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से सहयोग दे रहे हैं, अपने अपने स्तर से अपना साथ दे रहे हैं। ये देखकर और ज़्यादा खुशी हो रही है। ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। अक्षरा सिंह पहुंची तो बाबा के भक्त झूमने लगे, थिरकने लगे। दिन भर पैदल चलना और फिर सोचिए रात में भी जोश हाई, क्योंकि हर दिन कहीं कवि पहुंच जा रहे हैं, कहीं कॉमेडियन पहुंच जा रहे हैं, कहीं इस तरह से अक्षरा सिंह पहुंच जा रही हैं। अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाता हूं जो इन सब से अलग है। आम लोगों की तस्वीर है, साधारण लोगों की तस्वीर है जो पैदल चल रहे हैं। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू को एक परिवार मिला जो अपने बेटे को व्हील चेयर पर लेकर बाबा की यात्रा में शामिल हुआ। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया है ऐसी तस्वीर। इसके साथ ही काशी से आई एक ऐसी महिला मिली जिनके पांव चलते चलते छिल गए, लेकिन पट्टी बांधकर चली जा रही हैं। दुर्गेश को सागर से आई एक 8 साल की बच्ची मिली जो नंगे पांव बाबा की यात्रा में शामिल हो रही है। इसके साथ ही यात्रा में 80 साल के बुजुर्ग भी मिले। बाबा बागेश्वर की यात्रा की ये खास तस्वीरें हैं, इसलिए आपको इसे भी रिपोर्ट की शक्ल में देखना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, देख लीजिए, इसके बाद आगे चर्चा करें।
मैं जब कहानियाँ ढूंढने निकला तो मुझे इतनी कहानियाँ मिली कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं बता पाऊँगा। मैं इस वक्त एक अम्मा के पास हूँ, इनकी उम्र तकरीबन 80 साल है, लेकिन ये उसके बावजूद भी पिछले 6 दिनों से लगातार पैदल चल रही है। ये दुख रहे होंगे तुमरे? लाओ दबा दे। बेटा तुम नाती हो स्थिति में भी चलने को तैयार है, बिना किसी परेशानी और बिना किसी अव्यवस्था के चलते। कहाँ से आई हैं अम्मा? इंदौर से। दुनिया को जगाना है तो इसलिए अपन आए हैं। हमारे गुरु महाराज भी जगाते और बागेश्वर धाम अच्छा काम करे। मेरे मालिक बोलते जो अच्छा काम करे उसके साथ देना। आंखों की रोशनी चली गई थी और याददाश्त चली गई थी, तो हमने वहीं से मन्नत मांगी थी। हमारी सासें भी चली जाएंगी तब भी उनका एहसान नहीं हम उतार पाएंगे। ये 8 साल की उम्र में इस पैदल पद यात्रा में नंगे पैर चल रही है। तो जिस शख्स के साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये पूरी तरीके से दिव्यांग है, केवल चल सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, हाथ इनके नहीं हिल सकते। ये वो पर्ची है जिससे अगर कोई इनसे पूछता है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, तो इनका नाम है मनोरंजन कुमार। ये जिला बक्सर से आए हुए हैं, थाना नवानगर है, राज्य इनका बिहार है। इन तस्वीरों को आप कहां देख पाएंगे विस्तार से। जब कोई भी रिपोर्टर इस तरह से यात्रा के साथ चलता है, वो हर एक पल अपने कैमरे में कैद कर लेता है। लेकिन मैं आपसे वादा किया हूं कि जब तक यात्रा चलेगी एक एक तस्वीर आपको विस्तार न्यूज में दिखाऊंगा, दिन भर दिखाता हूं और रात को उसका फुल एंड फाइनल करता हूं। अभी क्या माहौल है आपने देख लिया, दिन भर क्या माहौल था, अभी क्या माहौल है हर दिन आपको दिखाता हूं ना। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा कहां पहुंच गई है, क्या कर रही है, बाबा बागेश्वर क्या कर रहे हैं, इसके अलावा भीड़ क्या रुक गई है, रजाई गद्दा क्या बिछ गए हैं, खाना क्या बंटने लगा है, ये सब कुछ जानना चाहते हैं। क्या स्थिति है बागेश्वर की यात्रा में, ये देखना चाहते हैं तो चलिए सीधे ले चलता हूं दुर्गेश के पास। दुर्गेश, सैल्यूट है दोस्त, तुमको सैल्यूट है। बहुत शानदार तस्वीरें आप लगातार भेज रहे हैं और उतनी ही मेहनत कर रहे हैं रिपोर्टिंग के लिए जितनी की पदयात्रा में पैदल चलने वाले आस्था के लिए कर रहे हैं। और आपने आस्था का प्रतीक विस्तार न्यूज को बना लिया है, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। जहां खड़े हैं उस लोकेशन के बारे में बता दीजिए, जो दिखाना चाहते हैं वो केवल तस्वीरों को दिखाते हुए 1 से 2 मिनट में अपनी बात दिखा दीजिए पूरे पंडाल को, फिर उसके बाद अगले 1 मिनट में लोगों से बात कर लीजिएगा। दुर्गेश। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ घुसकी जगह है जो मध्य प्रदेश और यूपी की बॉर्डर पर है। अब जो यात्रा अब तक पिछले 2 दिन से यूपी में चल रही थी, वो अब कल सुबह की जो पहली किरण है उसके साथ वो मध्य प्रदेश में चलने लगेगी। अब निवाड़ी की ओर आगे बढ़ेगी, यानी कि ओरछा धाम अब बहुत ज़्यादा दूर यहाँ पर नहीं है। तस्वीरें दिखाऊंगा। खुसकी जो जगह है यहाँ पर एक खेत में आप देख सकते हैं, दूर दूर तक आपको लोग नजर आएंगे, क्योंकि दिन भर की तकरीबन 17 किलोमीटर की पैदल पदयात्रा के बाद अब ये सभी लोग अपनी थकान उतार रहे हैं। लेकिन थकान केवल शरीर से उतर रही है, चेहरे पर वही मुस्कान, वही मुस्कुराहट, वही जोश और वही ऊर्जा मेरे को यहाँ पर नजर आती है। जिस तरह से आप रोजाना मैं तस्वीर दिखाता हूँ, रोजाना मुझे सबसे हैरान करने वाली बात यही होती है कि इतने सारे लोग, इतनी बड़ी संख्या में लोग इस जगह पर आए हुए हैं और निस्वार्थ भाव से समर्पण के साथ इस यात्रा को पूरा करने में जुटे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति मुझे यहाँ कहते नहीं मिलता है कि वो थक गया है या उसे किसी तरह की परेशानी है या वो उसे किसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है इस यात्रा में। तस्वीरें मैं कहानियां यानी ढूंढता हूं तो मुझे सही में वाकई मिलती है। आप कहां से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। किसके साथ आई हैं? मैं बच्चे के साथ आई हूँ। ये देखिए, ये इनका नाती है आपका ना? हाँ जी, नाती। क्या नाम बेटा आपका? यस। पैदल चल रहे हो बेटा? हाँ। पूरे 6 दिन चले हो? हाँ। कितनी उम्र है? 10 साल की है। देखिए, ये 10 साल का लड़का है जो अपनी नानी के साथ पैदल चल रहा है। जी। क्यों आई है यहाँ पर, क्या वजह अपने है? राष्ट्र के लिए आए हैं। राष्ट्र के लिए आई? बिल्कुल, सनातन के लिए आए हैं। सनातन के लिए आई हाँ हैं। जी। ये देखिए, ये दिल्ली से आई हैं, बहुत दूर से आई हैं और इस तरह की तस्वीरें मुझे यहाँ पर देखिए, बाबा बागेश्वर धाम की जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तस्वीर है, ये यहाँ पर इस तरीके से अपने बैगों में लेकर लोग चलते हैं। कहाँ से आई हैं आप? इलाहाबाद, प्रयागराज से आई हैं। क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर, कैसा अनुभव है आपका? हम गुरुजी के साथ चलने के लिए 9 दिन का व्रत रखा है। हाँ। अरे वो जो जिसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं, दुर्गेश, मैं जो देख पा रहा हूँ, दुर्गेश, जो मैं देख रहा हूँ, आपका थोड़ा वॉल्यूम डिले है मुझे पता है, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ, ये जो गद्दे हैं
ये जो गद्दे हैं ये भी मुझे लगता है आयोजन समिति की तरफ से व्यवस्था किए गए हैं। ये जो गद्दे हैं ये फोम के गद्दे हैं, मुझे लगता है ये सब साथ लेकर नहीं चल रहे हैं, ये जहां पे रुकते हैं वही लोग व्यवस्था करते हैं क्या? ये गद्दों का एक बार ये बता दीजिए और फिर एक बार घूमते हुए पैदल चलते हुए पूरे पंडाल में तस्वीर दिखा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए ये व्यवस्था है, तकरीबन 25 से 30 हज़ार लोगों की रोजाना ये व्यवस्था चलती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये जिक्र किया है, ये जो गद्दे हैं ये फोम के गद्दे हैं और रोजाना में 3 से 4 ट्रक ऐसे होते हैं जो इन गद्दों को लेकर यहाँ से रवाना होता है और फिर दूसरी जगह पर यहाँ पर क्या क्या चीजें मिली हैं आपको जरा बताएंगे आप, क्या क्या मिली व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ पर फुल व्यवस्था है, गद्दे से लेकर टेंट की किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, खाना पूरा मिल रहा है, यहाँ पे भंडारा लगा हुआ है, सब चीज की किसी चीज की भी कोई कमी नहीं है, चार्जर के लिए भी चार्जर की भी व्यवस्था है, फुल सुविधा है यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात है वो ये है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए सनातन के लिए। हम व्यवस्थाओं की बात करें, ये देखिए पूरा पंडाल है आपको, और एक बार मैं जब यहाँ पर मौजूद था तो किसी व्यक्ति ने महाराज जी से ये कह दिया कि मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था नहीं मिल रही है महाराज जी पंडाल में। तो ये चार्जिंग की थोड़ा सा दूर है, मैं दिखाना चाहूंगा, लेकिन आपको फोकस करके दिखाना चाहूंगा, हमारे कैमरा पर्सन दिखाया, वो सामने एक चार्जर पॉइंट लगा हुआ है। तो फिर उसके बाद महाराज जी ने जो है अपने व्यवस्थापकों से कहा कि आप जो पंडाल है 20-20 फुट की दूरी पर ऐसे चार्जर पॉइंट, सुरक्षा इन्हीं तस्वीरों को दिखाने के लिए मैं जब आपके साथ जुड़ता हूं मुझे भी बहुत आनंद आता है। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप और एक एक चार्जर के पॉइंट को आप देख ले रहे हैं। आपके और आपके कैमरा पर्सन दोनों को बहुत धन्यवाद। ग्राउंड रिपोर्ट इसी को कहते हैं कि अगर आप वहां मौजूद नहीं हैं और आप ऐसी तस्वीरों को दिखा दें कि ऐसा लगने लगे कि आपकी मौजूदगी वहां है। शाबाश दुर्गेश, बहुत धन्यवाद आपका इतनी कड़ी मेहनत के लिए और इतनी शानदार तस्वीर दिखाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। कौन सी खबर है? गाड़ियों से रेस मत लगाओ भाई साहब, जिंदगी की रेस हार जाओगे, जिंदगी की रेस हार जाओगे। ऐसी रेस क्यों लगाना? सड़क हादसों पर बहुत सारी रिपोर्ट आपको दिखाई है, जब भी रिपोर्ट दिखाई है तब सावधान भी किया है, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। खाली रोड देखी और रेसिंग शुरू कर दी। और आपको भी रेसिंग का शौक है अगर, और शौक जाग गया है तो सड़क पर रेसिंग बिल्कुल मत करिए भाई साहब, बिल्कुल मत करिए। रेसिंग करना है तो रेसिंग ट्रैक पर जाइए, बाकायदा ट्रेनिंग लीजिए, तब करिए। सड़क पर ही रेसिंग करेंगे और करने लग जाएंगे तो जान चली जाएगी। और ऐसा ही कुछ हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर में। पूरी खबर विस्तार से जान लीजिए। चलिए सब कुछ आपको बता देता हूं। इंदौर में रेस लगाने की वजह से 2 युवकों की जान चली गई है, मौत हो गई है। इंदौर में ग्वालियर के 3 युवक एक होटल में रुके हुए थे। तीनों रात में 2 कारों से खाना खाने निकले। खाना खाकर वापस आते समय दोनों कारों के बीच रेस लगाने का फैसला हुआ। तेताजी नगर बाईपास पर दोनों कारों के बीच रेस शुरू हुई। जब कारों के बीच रेसिंग हो रही थी तब कारों की स्पीड इतनी तेज थी कि कार को देखना भी मुश्किल था। कार रेसिंग का नतीजा ये हुआ कि दोनों कारों में एक कार खेत में पलट गई और दूसरी कार डिवाइडर में जाकर टकरा गई। जो कार खेत में पलटी है उसकी तस्वीर देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। देख लीजिए, मेरे बगल में सब कुछ दिख रहा है कि कार की स्पीड कितनी तेज रही होगी। कार चकनाचूर हो चुकी है और देखकर ये अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है कि कार कौन सी थी। हादसे में दोनों कार को चला रहे अमन उपाध्याय और अवधेश पाठक की मौके पर ही मौत हो गई है, जान चली गई। मजाक में अपनी जान गंवा बैठे। क्यों करना रेसिंग भाई, क्यों करना रेसिंग? जबकि तीसरा साथी परमीत गंभीर रूप से घायल है। जिस जगह पर हादसा हुआ वहां से हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय की रिपोर्ट देख लीजिए, बहुत कुछ उससे साफ हो जाएगा। देखिए पुनीत की रिपोर्ट। कार रेसिंग करते समय डिवाइडर से कार टकराने के बाद उस कार की क्या स्थिति हुई है, सबसे पहले यही देखते हैं। ये वर्ना कार है। इस कार में जो ड्राइवर यहाँ गाड़ी चला रहा था वो इस कदर बुरी तरह से फंस गया था कि इस गाड़ी को स्पॉट से थाने लाया गया। थाने पर लाकर इसे काटा गया और फिर जो मृतक था उसे बाहर निकाला गया। ड्राइवर और उसके साथ बैठे हुए दोनों लोगों की डेथ हुई है। इस एक्सीडेंट के पीछे एक बड़ी वजह नशा भी हो सकता है, क्योंकि शराब की बोतल, बियर की कैन इसमें पड़ी हुई है गाड़ी में। एक्सीडेंट कितना भीषण होगा कि अलॉय भी टूट गया है, टायर की भी स्थिति बुरी हो गई है।
जो पहली गाड़ी थी जो वरना वो डिवाइडर से टकराती है और दूसरी गाड़ी जो उससे सट के चल रही थी वो भी उससे टकराती है। इसमें दोनों गाड़ी पलटने के कारण 2 व्यक्तियों की इसमें भी मृत्यु हुई है। ऐसा नहीं है कि रेसिंग की हादसा हुआ और 1-2 जानें चली गई, ऐसा नहीं है। खबर भले ही 1-2 जाने की आती हो, लेकिन अब आप आंकड़ा देखेंगे तो चौंक जाएंगे। पिछले 5 सालों का आंकड़ा देख लीजिए, अपनी स्क्रीन को ध्यान से देखिए, सब कुछ पता चल जाएगा। साल 2023 की बात करें तो जो 2023 में देश भर में 1,72,890 लोगों की जान सड़क हादसे में चली गई। साल 2022 में 1,68,491 लोगों ने सड़क हादसे में अपनी जान गंवाई। वहीं 2021 की बात करें तो 2021 में 1,53,972 लोगों को सड़क हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी है। साल 2020 में 1,38,383 लोगों ने सड़क हादसे में अपनी जान गंवाई है। पिछले 5 सालों में सड़क हादसे में सबसे कम जान 2020 में ही गई है। इसीलिए इसी साल कुछ महीनों के लिए देश में कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा था। वही साल 2019 में 1,58,984 लोगों की जान सड़क हादसे में गई थी। सोचिए कितने लोग अपनी जान दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर पिछले 5 सालों में देश में 7,92,720 लोग केवल सड़क हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। सड़क हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। सीधे मुद्दे की बात यह है कि सड़क पर जब भी चलें संभल कर चलें, देख सुन कर चलें, रेस तो बिल्कुल ना लगाएं। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। मैं बार बार कहता हूं, आपकी जान इतनी सस्ती नहीं है कि आप यूं ही मजाक में अपनी जान दे दें, यूं ही बहादुरी में अपनी जान दे दें। आपकी जान जाने के बाद आपके परिवार का क्या होता है, आप कितने लोगों को पीछे छोड़ जाते हैं, ये कभी आपने सोचा नहीं। अगर आपने सोचा होता तो आप इस तरह से लापरवाही गाड़ी चलाने में नहीं करते। मेरा काम है आपको सावधान करना और सतर्क करना, जो मैंने कर दिया है। अब आपके ऊपर है, आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं या नहीं। मुझे आगे बढ़ना होगा और अगली खबर क्या है ये बताना होगा। चलिए अगली खबर क्या बता देता हूं। गुना में घर जल गए, एसपी कलेक्टर कहां थे बताइए। ये देखिए, पहले आप देखते जाइए, ये हालात हैं। और जिले के कलेक्टर एसपी कितने घंटे में पहुंचे हैं जानना चाहते हैं? चलिए बता देता हूं आपको। मध्य प्रदेश के गुना में करीब 12 घर जला दिए गए। 12 पराली नहीं जल रहा था, पराली जलने की खबर आगे दिखाऊंगा, घर जल रहा था। उससे बड़ी खबर यह है कि इतना सब हो जाने के बाद भी गुना पुलिस के मुखिया यानी कि एसपी साहब घटनास्थल पर 8 घंटे तक नहीं पहुंचे। कलेक्टर साहब भी नहीं गए, लेकिन विस्तार न्यूज सबसे पहले मौके पर पहुंचा, लोगों से बात की, ग्राउंड जीरो पर जाकर ताजा हाल जाना। पूरी खबर क्या है वो भी जान लीजिए। चलिए आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश के गुना के फतेहगढ़ इलाके में खूब बवाल हुआ है। मामले की शुरुआत 31 अक्टूबर को हुई थी। गांव में फॉरेस्ट विभाग की जमीन को लेकर गांव के भील और बंजारा समुदाय के बीच विवाद हुआ। विवाद में दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई। मारपीट में बंजारा समाज और भील समाज के कुछ लोग घायल हो गए। भील समाज के घायल युवक का इलाज इंदौर में और बंजारा समाज के घायल युवक का इलाज भोपाल में चल रहा था। सोमवार रात को इलाज के दौरान भील समाज के युवक की मौत हो गई, जिसके बाद भील और बंजारा समाज के बीच आपस में रोष बढ़ गया। युवक की जान जाने के बाद भील समाज ने बंजारा समाज पर हमला बोल दिया। सुबह करीब 11 बजे शुरू हुए इस बवाल ने देखते ही देखते आगजनी का रूप ले लिया। इस दौरान करीब 12 घर जला दिए गए। 2 ट्रैक्टर ट्राली में भी आग लगा दी गई। इतना ही नहीं, गुस्साई भीड़ ने घरों और खलियान में रखी फसलों को भी आग के हवाले कर दिया। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आगजनी कितनी भयानक रही होगी। कुछ घरों में तो पूरा सामान जलकर खाक हो गया। लोगों के पास खाने पीने तक को कुछ नहीं बचा है। लोग परेशान हैं, प्रशासन से मदद की आस में बैठे हैं। जैसे ही 12 आशियाने जलने की खबर आई, विस्तार न्यूज के हमारे सहयोगी मोहन बघेल पहुंच गए। गांव में जाकर लोगों से बात की। गुना के पिनहट्टी गांव से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। लेकिन सुनिए, समझिए और देखिए, क्योंकि हमारा काम केवल खबर दिखाना नहीं है, जाकर मौके पर उनका जायजा भी लेना है, उनके दुख को बांटना भी है। देखिए हमारे सहयोगी की गुना से ये खास रिपोर्ट। वन भूमि के विवाद को लेकर यहाँ पर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है। यहाँ पर देखें, ये जो बाइक है ये जला दी है
यहाँ पर ये जो घर है इसको भी तहस नहस कर दिया है। बाइक है इसको जला दिया है। इस घर में अभी भी आग लगी है और ये इनका ये गेहूं पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। सर हमारे घर भी जला दिए, गाड़ी भी जला दी, बर्तन भी जला दिया, हमारे घर जला दिया तो गाड़ी जला दी, सिलेंडर पूरी तरह से ये सामान इनका जलकर खाक हो गया है। यहाँ पर जो गांव की स्थिति है वो पूरी आप देखें तस्वीरों में पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। ताजा तबू जला दिया, सिंगारदानी, पेट में गाड़ी माड़ी, डीजे जला दिया। 50-60 लोग आते सर। आगजनी की पूरी घटना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन गांव वालों ने पुलिस को गांव में नहीं घुसने दिया। पुलिस पर भी पथराव किया गया। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। पथराव नहीं करना चाहिए, लेकिन पुलिस को भी समय से पहले पहुंचना चाहिए। पथराव के बाद पुलिस को वापस भागना पड़ा। इसके बाद जिला मुख्यालय से बैकअप फोर्स गांव भेजी गई, जिसके बाद हालात पर काबू पाया गया। पूरी घटना पर एसडीओपी और एसडीएम का क्या कहना है, सरकारी अधिकारी हैं, सुन लीजिए। तकरीबन 12 घरों में आग लगाई है और नुकसान की वो चल रही है, पंचनामा वगैरह तैयार हो रहा है। एक कार है, 3-4 मोटरसाइकिलें और खाने का अनाज ये सब जला दी गई। करीब 12-14 घरों में यहाँ पर तोड़फोड़ आगजनी की घटना हुई है और चूंकि विवाद 1 नवंबर का था फॉरेस्ट की ज़मीन को लेकर के, बंजारा समाज के कल्लू बंजारा और गलसिंह भील में, उसी में जो उपचाररत था गलसिंह भील, जिसकी गई रात इंदौर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, उसके बाद ये घटना घटित हुई है। तो इस संबंध में मौके पर एसडीएम मैडम है, हमारे आसपास का पूरा बल है, लाइन का भी बल आया हुआ है। ठीक है, दोनों सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी जवाब ही दे रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है कि इतना सब हो जाने के बाद भी एसपी और कलेक्टर जिले के 8 घंटे तक गांव क्यों नहीं पहुंचे। अगर एसपी साहब मौके की असली स्थिति को जान लेते तो शायद आज हालात कुछ और होते। मीडिया में खबर रिपोर्ट होने के बाद गुना के एसपी संजीव कुमार सिन्हा और कलेक्टर सत्येंद्र सिंह गांव के हालात का जायजा लेने पहुंचे। तस्वीरें शाम 7 बजे की हैं, जब कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे थे। घटना सुबह 11 बजे हुई थी और जिले के 2 बड़े अधिकारियों को 8 घंटे बाद मौके पर जाने की फुर्सत मिली। पहला विवाद 31 अक्टूबर को हुआ था। उसके बाद पुलिस को अलर्ट होना चाहिए था, इंटेलिजेंस का इनपुट होना चाहिए था, लेकिन पुलिस, इंटेलिजेंस, एसपी साहब किसी को कोई मतलब ही नहीं रहा, ऐसा लगता है। और एक विवाद से इतना बड़ा रूप ले लिया। अगर ये सजग होते तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। फिलहाल अभी मौके पर क्या हालात हैं जानने के लिए हमारे सहयोगी मनोज बघेल के पास चलना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, मोहन बघेल गुना से जुड़ गए हैं। मोहन, सबसे पहले तो आप ये बताइए, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जिले के कलेक्टर और एसपी घटना के कितनी देर बाद मौके पर पहुंचे, पहले तो आप यही बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना है वो लगभग 11 बजे के टाइम की है, लेकिन यहाँ से फोर्स और वो तत्काल वहाँ पे जिले का फोर्स आने में टाइम लगा। लेकिन जब ये हालात और तमाम ये सारी घटना हो गई, इसके बाद शाम को 7 बजे के लगभग ये एसपी और कलेक्टर यहाँ मौके पर विजिट किया है। उनके जो आगजनी की है उनके घरों पर पहुंचे हैं, यहाँ पर निर्देश दिए, जो जिनके घरों में सामान नहीं बचा जला दिए गए हैं, उनको खाने पीने की व्यवस्था की गई है और पीडीएस के जरिए उनको राशन देने की। हालांकि बड़ा नुकसान है, तमाम घरों में आग लगा दी गई है, बाइक जला दी गई हैं और अब यहाँ पर चूंकि जिस व्यक्ति की मौत हुई है आदिवासी की, उसकी डेड बॉडी अभी इंदौर से यहाँ नहीं पहुंची है और यहाँ पर अभी तमाम जो है लोग आसपास क्षेत्र के भील समुदाय के एकत्रित हैं और अभी जिला प्रशासन को अभी भी इस बात का अंदेशा है कहीं कोई और दोबारा से घटना ना हो जाए। जी अच्छा, ठीक है, बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद ये ताजा स्थिति बताने के लिए। आगे बढ़ना होगा। देखिए, और अगली खबर क्या है? अगली खबर क्या है? जमीन बेचकर फीस भरी, कोचिंग वाली लेकर भाग गए। बताइए, अफसर बनने का सपना सोने नहीं देता। बेटे को अधिकारी बनाने के लिए लोग घर और जमीन भी बेच देते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों की फीस के पैसे लेकर कोई भाग जाए तो सोचिए क्या बीत रही हो। तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं बहुत परेशान हैं, क्योंकि छात्रों का पैसा लेकर कोचिंग वाले भाग गए और अब तक पकड़े नहीं गए। आप परेशान हैं, बस इसीलिए आपका अपना चैनल भी परेशान है और आपकी आवाज उठा रहा है। पूरी खबर बता देता हूं, अभी क्या स्थिति है सब कुछ बता देता हूं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर उन छात्रों की है
जिनको शिक्षा के नाम पर ठगा गया है। बच्चों ने बहुत मुश्किल से कोचिंग की फीस भरी। इनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके घर वालों ने खेत बेचकर कोचिंग की फीस दी, किसी के मम्मी पापा ने जमीन गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम किया था, तो किसी के घर वालों ने लोन लेकर बच्चों को तैयारी के लिए भेजा था। लेकिन अब सारे पैसे डूब गए। छात्रों का पूरा साल बर्बाद हो गया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का है। छत्तीसगढ़ में यूपीएससी और पीएससी कोचिंग के नाम पर 18 लाख रुपए ठग लिए गए। जिस कोचिंग पर यह आरोप लगा है उस कोचिंग का नाम कौटिल एकेडमी है। यह कोचिंग रायपुर के जी रोड पर अनुपम गार्डन के सामने चलती थी। इस कौटिल एकेडमी के डायरेक्टर पवन टाडेश्वर और उनकी पत्नी रूबी मजूमदार पर ठगी का आरोप लगाया गया है। एग्जाम की तैयारी करवाने के नाम पर इन दोनों ने छात्रों से करीब 18 लाख रुपए लिए और जल्दी फीस जमा करने के लिए बच्चों पर दबाव भी बनाया, धमकी भी मिली, फिर पैसे लेकर फरार हो गए। इसके साथ ही सैलरी के नाम पर जो चेक फैकल्टी को दिया गया था वो चेक भी बाउंस हो गया है। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको रिपोर्ट देखना पड़ेगा, ग्राउंड पर जाना पड़ेगा कि आखिर ऐसी घटना क्यों घटी। देखिए रिपोर्ट। सिखाने के नाम पर, पढ़ाने के नाम पर एक कथित रूप से कोचिंग संचालक ने लूट की है। ये तमाम बच्चे जिनको आप देख रहे हैं, इन्होंने पीएससी, सीजीपीएससी का ख्वाब देखा था और इनके ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। मुझसे कम से कम 1,73,000 लिया गया फीस। मेरे पापा का उस वक्त एक्सीडेंट हुआ था। उस सिचुएशन में मेरे मम्मी पापा ने उस वक्त फीस पे किया था। इवन घर वालों ने लोन तक लिया है इस चीज़ के लिए। मेरे फादर तो फार्मर है, तो हमने भी वही लोन ही लिया था जी कोचिंग के लिए। मम्मी ज़मीन गिरवी करके दी थी। मेरा फ़ीस तो 1,20,000 था, जो कि मेरे पापा खेत को बेच के दिए हैं क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं हो पाता था। अब थाने का चक्कर काट रहे हैं। बच्चे बहुत दुखी हैं, इंसाफ के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। सीजीपीएससी का फरवरी में एग्जाम होना है। बच्चों ने इसके लिए जी जान से मेहनत की थी, लेकिन कोचिंग वालों ने बच्चों के साथ विश्वासघात किया। ये आरोपी सिर्फ बच्चों का पैसा लेकर नहीं भागे हैं, इन ठगों ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। कौटिल एकेडमी रायपुर में करीब 20 बच्चों ने एडमिशन लिया था। शुरू में ही कुछ दिन क्लासेस चली, लेकिन फिर शिफ्टिंग के नाम पर क्लास बंद कर दी गई। बच्चों से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कहा गया कि कोचिंग दूसरी जगह शिफ्ट की जा रही है और छात्रों को बार बार परेशान किया गया। हर बार क्लास दोबारा शुरू करने की तारीख टाली गई। कुछ दिनों बाद दोनों पति पत्नी फरार हो गए। फिर सभी बच्चों का नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, जिसके बाद बच्चों का पैसा फंस गया और साथ ही छात्रों की पढ़ाई लिखाई भी प्रभावित हो गई। परेशान होकर छात्रों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस का कहना है कि आरोपी पति पत्नी की तलाश जारी है। क्या कह रहे हैं रायपुर के एसपी सिटी लखन पटले, सुन लीजिए। पवन टाडेश्वर और रूबी मजूमदार, ये दोनों के द्वारा कौटिल एकेडमी नाम से एक कोचिंग संस्था खोली गई थी जो पीएससी यूपीएससी की तैयारी करा रही थी। इसमें 1 दर्जन से अधिक बच्चे पढ़ रहे थे। उन्होंने 1 लाख, किसी ने 1.5 लाख रुपए फीस उसमें दिया था। उसने जो शिफ्ट करने के नाम पर कोचिंग को हम शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ दिन बंद रहेगा कोचिंग करके, वहाँ से फरार हो गए। ना तो पैसे वापस किया, ना ही आगे की पढ़ाई उन्होंने बच्चों की पूरी कराई। इसमें धोखाधड़ी से रिलेटेड मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों को पता तलाश की जा रही है। इस कौटिल एकेडमी का मेन ब्रांच इंदौर में है। पीड़ित छात्रों में से एक बच्ची ने यह भी कहा कि उसने इंदौर के ब्रांच में फोन करके पूछा, कंफर्म किया और इंदौर से जवाब आया कि हाँ, ये अपना ही ब्रांच है। ऐसे में विस्तार न्यूज़ कौटिल एकेडमी के संचालकों का पक्ष जानने के लिए इंदौर के ब्रांच भी पहुंचा, क्योंकि बच्चों के जिंदगी का सवाल था, उनके हित का सवाल था। लेकिन वहां किसी ने भी इस पूरे मामले को लेकर जवाब नहीं दिया। देख लीजिए, पुनीत विजयवर्गीय वहां भी पहुंचे सवाल पूछने। रायपुर में कौटिल अकादमी खोली गई और अब जो उसका संचालक है वो फरार है। यहाँ पर बाकायदा पूरी कोचिंग बनाई थी, संचालक ने अंदर के हिस्से में है, सारा कुछ यहाँ से हटा दिया गया है। यहीं पास जो है क्लास के संचालन की बात कही गई है। कॉल तो इंदौर वालों को ही की थी मैं, लेकिन उन्होंने बताया कि रायपुर में भी हमारा एकेडमी है, तो फिर मैंने यहाँ। अच्छा, इंदौर कौटिल एकेडमी ने कंफर्म किया?
हाँ किया था कि मैं नवंबर में मैं बोली कि मेरे को रिफंड चाहिए, मेरे को आपके यहाँ नहीं पढ़ना है, तो उन्होंने मुझे धमकी दिया। हम कौटिल्य एकेडमी के मैन हेड ऑफिस पहुंचे जो कि इंदौर में स्थित है। भी बात यह है, हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर जवाब देने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। जो डायरेक्टर हैं अशेंद्र मिश्रा, वह अपने केबिन में मौजूद नहीं है। इस पूरी खबर पर जमीन पर जाकर पड़ताल करने वाले मेरे सहयोगी नितेश गर्ग मेरे साथ है। नितेश, बच्चों के भविष्य का सवाल है और बच्चों के भविष्य का मसला हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 5 हो, ये कोचिंग सेंटर इस तरह से फर्जीवाड़ा करेंगे और जमीन बेचकर मां की तबीयत खराब है, बेटी कह रही है, तब जाकर पैसा दिया है। इस तरह की पढ़ाई करने वाले, ऐसे सपने को जीने वाले बच्चों को जिसने ठगा है, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है नितेश? क्या बताऊं, सबसे पहले तो आपने इस मार्मिक अंदाज में इस खबर को दिखाया कि मैं खुद भावुक हो गया, क्योंकि मैं भी जो है पीएससी का जो अभ्यर्थी था और मैं जानता हूं कि किस तरीके से अधिकारी बनने का ख्वाब सजोए हुए आदमी जो है लगन से आगे बढ़ता है। और जब ये पूरा प्रकरण आया है, इस मसले में भी जब मैं उन अभ्यर्थियों से बात कर रहा था तो उनका दर्द महसूस कर रहा था। कोई ज़मीन बेचकर, किसी ने, उनके पिता बीमार है लेकिन पिता को धौंस दिखाई गई, फ़ोन किया गया, धमकी दी गई कि पैसे नहीं देंगे तो कल से बच्ची को कोचिंग में नहीं आने देंगे। इस तरीके से जो है ठगा गया है। जो आपने पूछा कि कार्रवाई की प्रगति क्या है, कार्रवाई की प्रगति ये है कि अभी इनके फ़ोन को ट्रेस किया जा रहा है। जैसे ही एफआईआर होने की जानकारी सामने वाली पार्टी को लगी है, तब से उन दोनों दंपतियों ने, बंटी बबली ने फ़ोन बंद कर लिए हैं, लेकिन पुलिस प्रयास कर रही है और अब देखना होगा कि उनका प्रयास कब तक सार्थक होता है। लेकिन उनके प्रयास की सार्थकता की गति बहुत तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि बहुत 16 साल के बच्चे, उन्हें बरगलाया गया, फ़ोन किया गया कि आप आ जाइए, तैयारी करिए, आपका सपना बना देंगे, डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। और जब आप ये खबर पढ़ रहे थे उसके थोड़ी ही देर पहले पीएससी का नोटिफिकेशन आया है। 9 फरवरी को पेपर है, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक फॉर्म भरे जाने। इनमें से कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सामने आने से डर रहे थे और उन्होंने भी, कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि हमें ये अटेम्प्ट देना, इसलिए हम इस खबर का पीछा करिए नितेश। जब तक ये पति पत्नी, जैसा कि नाम आपने दिया, बंटी बबली, ना पकड़े जाएं, इस खबर का पीछा करिए। बच्चों के भविष्य का सवाल है और ये विस्तार न्यूज़ है, आपका अपना चैनल। हम यूं ही नहीं कहते, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका नितेश। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर खुशखबरी से जुड़ी है। छत्तीसगढ़ में 500 रुपए में जमीन की रजिस्ट्री कराइए। 500 रुपए में जमीन की रजिस्ट्री कैसे हो रही है भाई? आपके मन में जिज्ञासा तो आ गई होगी कि कहाँ लाखों करोड़ों रुपया लगते हैं, तब जाकर एक छोटे से टुकड़े की जमीन की रजिस्ट्री होती है। 500 रुपए में रजिस्ट्री? आई जिज्ञासा? खबर देखिए और समझिए। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने बहुत बड़ी सौगात दी है। अब जमीन अपने नाम कराने के लिए ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा। 500 रुपए हैं तो जाइए, जमीन की रजिस्ट्री हो जाएगी। क्या है पूरी खबर, विस्तार से जान लीजिए। चलिए सब कुछ आपको बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में जमीन की खरीदी और बिक्री प्रक्रिया को लेकर सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। आपके हित का फैसला लिया है। किसी भी जमीन के दान बंटवारे या अधिकार छोड़ने को लेकर यह फैसला लिया है, जिसके तहत अब पंजीयन शुल्क में लोगों को राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब जमीन के दान, बंटवारे या हक छोड़ने के मामले में पंजीयन शुल्क केवल 500 रुपए ही लगेगा। केवल 500 रुपए। बहुत बड़ी राहत दी है छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों को, जनता को, आम आदमी को। क्यों कह रहा हूं ऐसा? ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए, अपने टीवी स्क्रीन को देखिए और सब कुछ समझ लीजिए, संभाल के रख लीजिएगा। पहले पंजीयन शुल्क बाजार मूल्य का 0.8% था। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर दान की किसी संपत्ति की कीमत 1 करोड़ रुपए है तो इसके लिए 80,000 रुपए का पंजीयन शुल्क लगता था। कितने का? 80,000 रुपए का। लेकिन अब चाहे कितने भी रुपए की संपत्ति हो, उसकी कीमत कितनी भी ज्यादा हो, नए नियम के मुताबिक पंजीयन शुल्क मात्र 500 रुपए ही लगेगा। कितना? बार बार कह रहा हूं और इस तरह की ग्राफिक्स दिखा रहा हूं कि इसको मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी रजिस्ट्री ऑफिस में उल्लू ना बना सके। यानी कि हजारों रुपए की बचत। इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी, सुनना जरूरी है। सुनिए। कई बहनें होती हैं जो अपने भाई के लिए, पिता के लिए, माता के लिए जमीनों का हक त्याग करते हैं, या संयुक्त परिवार होता है तो जमीनों का बंटवारा होता है। तो इन सब चीजों में पहले रजिस्ट्री शुल्क कुल वैल्यू का 0.8% लगता था, तो जिसके कारण से बहुत सारे लोग इसको कागज में नहीं लाते थे।
और बाद में 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी बाद वो रेवेन्यू डिस्प्यूट का, राजस्व विवाद का रूप ले लेता है। इसलिए हमने निर्णय लिया कि इसमें हम फीस को नॉमिनल रखें। हम 500 नहीं 0 भी कर सकते थे, लेकिन 500 रुपए करने से क्या उसके केस कितने आए, ट्रैकिंग होती है सरकार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लंबे समय तक इस पर विचार करके फैसला लिया है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है, पहला, जहां जमीन अपने नाम करवाने के लिए पंजीयन शुल्क सिर्फ 500 रुपए लेगा। इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने भी पारिवारिक दान के लिए 500 रुपए का पंजीयन शुल्क तय किया है, जबकि बाकी चीजों के लिए 1000 रुपए शुल्क तय है। छत्तीसगढ़ सरकार के इस निर्णय के बाद उन लोगों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जो पैसों की कमी के कारण पंजीयन शुल्क नहीं दे पाते थे, जिसके चलते जमीन का दस्तावेज अधूरा रह जाता था और बाद में बहुत परेशानी होती थी। ऐसे में लाखों लोगों को सीधे सीधे इसका फायदा मिलने वाला है। देख लीजिए स्क्रीन और एक बार फिर से समझ लीजिए। प्रदेश में पिछले साल कुल 17,125 लोगों ने पारिवारिक दान में जमीन दी थी। कितनी? 17,125 लोगों ने, जबकि 7,000 लोगों ने जमीन पर से हक का त्यागनामा किया था और 850 लोगों ने बंटवारानामा करवाया था। अब इस आदेश के बाद इस संख्या के और बढ़ने की उम्मीद है। सरकार के इस फैसले से लोग बहुत खुश हैं। क्या कह रही है छत्तीसगढ़ की जनता? सुनना चाहते हैं? ये भी सुनाएंगे। सुनाइए छत्तीसगढ़ की जनता सरकार के इस फैसले पर क्या कह रही है। पंजीयन शुल्क की राशि के मात्र 500 रुपये उसके लिए निर्धारित कर दिए। इससे छत्तीसगढ़ की जो आम जनता है वो निश्चित रूप से लाभान्वित होगी। छत्तीसगढ़ सरकार का ये बंटवारा दान पत्र पे जो निर्णय हुआ वो स्वागत योग्य है, बहुत ही अच्छा निर्णय। सरकार की ओर से ये बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। स्टाम्प ड्यूटी में फ़ायदा मिलेगा। स्टाम्प कम करने से, ड्यूटी कम करने से पब्लिक को फ़ायदा है इसमें। 500 रुपये में बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि गरीब लोगों को बंटवारा में पैसा बहुत लगता था, इसलिए हो नहीं पाता था, सालों तक लटके रहते थे। तो ये एक बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का। इससे निश्चय है कि लोगों को फ़ायदा तो ज़रूर होगा। बहुत बड़ा तोहफा दिया है छत्तीसगढ़ सरकार ने आम जनता को, जिसके चलते लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है। बहुत बहुत बधाई हो भाई। सरकार ने लोगों का काम आसान कर दिया है, रास्ता दिखा दिया है, सस्ता कर दिया है। इसीलिए मुझे और आसान भाषा में समझने के लिए मृगेन पांडे के पास जाना होगा। मृगेन जी, जमीन खरीदे हैं कि खरीदने वाले हैं? नहीं, खरीदे हैं। खरीदे हैं? तो जब खरीदे थे तो लुटे होंगे, अब खरीदेंगे तो नहीं लुटेंगे। 500 रुपया में हो जाएगा काम। कहीं देखिए खरीदा जाए, थोड़ा आसान भाषा में समझा दीजिए। देखिए, जो सरकार का नया आदेश है उसमें उन लोगों को सबसे ज़्यादा राहत मिलेगी जो 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से अपनी ज़मीन का ट्रांसफ़र नहीं कराते हैं। इससे 2-3 तरीके से फ़ायदा होगा। एक तो ज़मीन उनके नाम आएगी, दूसरा अगर उस ज़मीन पर वो लोन लेना चाहते हैं तो बैंक उनको लोन दे देगा, तीसरा पारिवारिक जो विवाद हैं वो कम होंगे, क्योंकि ज़मीन ट्रांसफ़र करने में पैसे बहुत कम 500 रुपये सिर्फ लगेंगे। इसके साथ ही जो राजस्व न्यायालय, चाहे तहसील की बात करें या कलेक्ट्रेट की करें या फिर राजस्व न्यायालय की, इन सब में केसेस की संख्या कम होगी। अभी लगातार हम देखते हैं कि राजस्व न्यायालय में लगातार केस बढ़ रहे हैं और उनका समाधान नहीं हो रहा है। तो जब ज़मीन का रिकॉर्ड दुरुस्त हो जाएगा, लोगों के वास्तविक लोगों के नाम पर आ जाएगा, तो उन लोगों को इस तरह के केस से मुक्ति मिलेगी। मतलब उनका एक तो पंजीयन का पैसा बचेगा, दूसरा जो केस लड़ने में पैसा खर्च हो रहा है वो भी बचेगा, मानसिक शांति भी मिलेगी। कुल मिलाकर एक बड़े पैमाने पर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, शहरी क्षेत्र के लोग हैं, उनको फायदा होगा। बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर इस तरह से आसान भाषा में विश्लेषण करने का मृगेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कौन सी है देख लीजिए। बच्चे ने गले मिलते देख लिया तो मर्डर कर दिया। 11 साल के बच्चे की जान ले ली है। 11 साल की बच्ची। तू मेरी प्रेमिका के बारे में घर वालों को बताएगा, इतना कहकर चाकू से गला काट दिया। 11 साल के बच्चे की जान ले ली। सिर्फ आशिक ने नाबालिग की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने बहुत हैरान करने वाला खुलासा किया है। पूरी खबर विस्तार से जान लीजिए। चलिए विस्तार से बता देता हूं। यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का है। यहां पटना थाना क्षेत्र के चंपाझर में एक बच्चे की हत्या कर दी गई। बच्चा मात्र 11 साल का था और 7वीं में पढ़ता था। बच्चे की हत्या करने वाले सिरफिरे आरोपी का नाम महेश प्रजापति है।
महेश ने पहले नाबालिग के सिर पर पत्थर से हमला किया और फिर चाकू से बच्चे का गला काट दिया। इस आरोपी ने ये दिल दहला देने वाली हरकत क्यों की है, ये भी आपको बता देता हूं। सुनेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। 20 नवंबर को नाबालिग बच्चा लापता हो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज किया और बच्चे की तलाश शुरू हुई। 23 नवंबर को घुटरी टोला के जंगल में बच्चे का शव मिला। जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो जो खुलासा हुआ उसे सुनकर पुलिस वाले भी चौंक गए। दरअसल बच्चा ब्रेड बेचने का काम करता था और सुबह सुबह जब वो ब्रेड बेचने के लिए निकला था तभी उसने आरोपी महेश को उसकी प्रेमिका से गले मिलते हुए देख लिया था, जिसके बाद बच्चा महेश को चिढ़ाने लगा था। बच्चा आरोपी महेश से प्रेमिका के घर में इस बात की जानकारी देने की बात कहता था। आरोपी और उसकी प्रेमिका अलग अलग समुदाय के थे, जिसके बाद आरोपी ने बदनामी के डर से बच्चे की हत्या कर दी और शव जंगल में फेंक दिया। पूरी खबर ये रिपोर्ट देख लीजिए, समझ लेंगे, अब समझ जाएंगे पूरी खबर पर ये रिपोर्ट देखिए। हम मौजूद हैं कोरिया जिले के चंपा झार ग्राम पंचायत में। कुछ दिन पहले ही एक नाबालिग बच्चे की हत्या हुई थी। जैसे डबल चेक के गई है, 25 का लड़का है। वो गला काट दिए सर, कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करके उसे न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। प्यार करना गुनाह नहीं है और अगर आपके रिश्ते के बारे में कोई जान जाता है तो ये भी गुनाह नहीं है। छोटा बच्चा था, ना समझ था, फिर भी आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। कैसे कहूं कि इस इंसान के अंदर प्यार भी हो सकता है, प्रेम भी हो सकता है, करुणा भी हो सकती है। नहीं, ये दरिंदा है, दरिंदा, जिसने 11 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे लोग प्यार नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और मैं आपसे हमेशा कहता हूं, कुछ दिल की बात कहता हूं, आज भी दिल की बात कहने की मेरी इच्छा है, मेरा मन है। और वो इसलिए कह रहा हूं कि समाज में जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं बहुत पीड़ा होती है। एक गांव से आता हूं, गांव की परवरिश है और जब गांव की खबरों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि टेलीविजन न्यूज चैनल हमेशा मसालेदार खबरों को ही प्राइम टाइम में जगह देते हैं, लेकिन ये विस्तार न्यूज है। यकीन मानिए ये आपका अपना चैनल है जो केवल आपके सुख, आपके दुख, आपकी समस्या, आपकी परेशानी में शामिल होने पर सबसे ज्यादा सुकून महसूस करता है। एक आम आदमी की खबर, एक आम आदमी को जब हम मदद पहुंचा पाते हैं तो हमें लगता है, हमारे प्रबंधन को लगता है, हमारे एक एक साथी को लगता है कि न्यूज चैनल का वास्तविक काम यही है। हम बैठ के डिबेट नहीं करते हैं, हम चीखते नहीं हैं, चिल्लाते नहीं हैं, आम आदमी की आवाज बनते हैं और यही विस्तार न्यूज का लक्ष्य है। इसीलिए हमने विस्तार न्यूज की टैगलाइन रखी है, विस्तार न्यूज यानी आपका अपना चैनल। और जब मैं इस तरह की बात करता हूं तो मैं आपसे यह भी कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि विस्तार न्यूज पर आपकी खबर दिखाई जाए तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक्स पर जाना है, फेसबुक पर जाना है, यूट्यूब पर जाना है, इंस्टाग्राम पर जाना है। हमारी खबरों को देखना है कि हम किस तरह की खबर दिखाते हैं और अगर लगता है कि आपकी खबर दिखाना है तो फिर इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। नंबर है 8282824982। हमारा मकसद केवल और केवल आपकी समस्या के साथ जूझना है। मैं फिर कह रहा हूं, विस्तार न्यूज यानी आपका अपना चैनल। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।